नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं दुनिया की अहम खबरों का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुमाली कोरिया के सरबराह के साथ 12 जून को होने वाली मीटिंग की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। सिंगापुर में तारीखी बातचीत के लिए सेंटोसा आइलैंड सयाहती रिजॉर्ट को खासतौर से चुना गया है। यहाँ के कैपेला होटल में दोनों लीडर मिलेंगे। ट्रंप और किम जोंग उन के बीच होने वाली मुजव्वजा मुलाकात का वक्त भी तय हो गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 12 जून को दोनों लीडर सुबह 9 बजे मिलेंगे और यह वक्त हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम करीब 6:30 बजे का होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रोग्राम में कहा कि शुमाली कोरिया से रिश्ते काफी हद तक मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तारीखी मुलाकात से पहले अलग अलग लेवल पर बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने कहा, देखते हैं क्या होता है। North Korea looks like it's moving along very well. A lot of relationship being built, a lot of negotiation going on even before the trip. But it looks like it's coming along fine. We'll see what happens. But very important. It'll be a very important couple of days. Thank you very much. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की 12 जून को सिंगापुर में मुलाकात होने वाली है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी एहलकार इस परेशानी का हल ढूंढने में लगे हुए हैं कि सिंगापुर में किम जोंग के वफ्द का होटल खर्च कौन उठाएगा। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की मईशत कड़ी पाबंदियों की वजह से कमजोर हो गई है और साउथ कोरिया की बात करें तो वो मजबूत है। लेकिन नॉर्थ कोरिया को जरूरत है कि सिंगापुर में नदी के मुहाने के पास फुलरटन होटल में उनका खर्च कोई दिगर मुल्क उठाए। इस होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट का एक रात का किराया करीब 4 लाख रुपए है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान हीथर नॉर्टन ने कहा है कि अमेरिका शुमाली कोरियाई वफ्द के होटल में रुकने का खर्च नहीं उठाएगा। उधर नोबेल इनाम याफ्ता इंसदाद जौहरी हथियारों की तंजीम इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ने इस मुलाकात का पूरा खर्चा उठाने की पेशकश की है। और इस वक्त लखनलाल मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जो कि साबिक डिप्लोमेट हैं। उनसे बात करेंगे। सर, ट्रंप किम के बीच मुलाकात के लिए तारीख, जगह और वक्त तय हो गया है और ये लोग 12 जून को सिंगापुर के कैपेला होटल में 9 बजे मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से आप कितनी उम्मीद रखते हैं? लखनलाल जी, चलिए उनका राब्ता हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने साथ। तो ये मुलाकात बेहद अहम, बेहद खास, सारी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और खुद सदर ट्रंप ने कहा है कि देखते हैं क्या होता है। दोनों लीडर मिलना चाहते हैं, दोनों लीडर जोश में हैं मिलने के, लेकिन क्या इसका नतीजा होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी पेशरफ्त जरूर शुरू होने जा रही है, एक मुस्बत पहल है, एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं इसके इशारे हैं। हमारे साथ लखनलाल मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि साबिक डिप्लोमेट हैं। उनसे बात करेंगे। सर, किम और ट्रंप के बीच ये मुलाकात है, तारीख, जगह, वक्त सब तय हो गया है। 12 जून को सिंगापुर के कैपेला होटल में 9 बजे मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से कितनी उम्मीदें हैं आपको? मैं सोचता हूं कि ये बहुत अहम कदम है और दोनों तरफ से आवाज यही आ रही है कि कुछ ना कुछ इसके हल निकलेगा उत्तर कोरिया की समस्या का। अब ये इसमें यह है कि क्या हल और कितना निकलेगा इस वक्त कहना मुश्किल है। लेकिन 4 देश हैं जिनकी सबसे बड़ी कोशिश है कि ये समिट पूरी तरह से सफल हो जाए। सबसे पहले तो कोरिया को ये डर है कि अगर उन्होंने कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी बंद नहीं की तो अमेरिका कुछ करना डाले और अगर वो करेगा तो उनके यहाँ ध्वंस काफी होगा। किम का भी क्या होगा कुछ पता नहीं है जी। ये तो किम के दिल में डर है। चीन के दिल में ये डर है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई छिड़ गई नॉर्थ कोरिया और अमेरिका में और ये समिट सफल। जी जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये भी जानना चाहूंगा। बिल्कुल उनके बॉर्डर पे आ जाएगी। जी सर, ट्रंप किम की सिंगापुर में जो मुलाकात होने वाली है, लेकिन कोरिया का कहना है कि उनके पास होटल बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि वो भी खर्चा नहीं दे सकता। इसको आप कैसे देखते हैं? और एक बार आपसे चर्चा हुई तो आपने बताया था बहुत कमजोर मईशत है, कोई इसके लिए राजी हुआ है? अपना खर्चा अपने आप नहीं देंगे, अमेरिका से कहेंगे कि आप ही दीजिए, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो और अमेरिका कोई ना कोई तरीका उसका निकालेगा और सिंगापुर की भी ये कोशिश है कि ये समिट पूरी तरह से सफल हो। तो ये पैसे का मुद्दा, पूरी जितनी समिट की अहमियत है उसको देखते हुए पैसे का मुद्दा बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है इस मुलाकात का, तो आगे के रास्ते क्या है? एक तो अच्छी पहल है, मुस्बत पहल है, लेकिन इसका कुछ ठोस नतीजा निकले तब बात है।
नहीं, अब ये कोशिश तो दुनिया भर की यही हो रही है कि नॉर्थ कोरिया रास्ते पे आ जाए। देखिए, डर नॉर्थ कोरिया को भी है, अमेरिका को भी ये डर हो गया है कि उनके पास में मिसाइल हैं जो कि उनके जी तो इसकी वजह से उनकी पैसिफिक में जो कुछ भी शख्सियत है उसको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जापान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साउथ कोरिया को कर सकते हैं काबू में आने से पहले। तो इसलिए अमेरिका की भी बहुत जबरदस्त कोशिश होगी जी कि इस मौके को छोड़ा ना जाए। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लखनलाल मेहरोत्रा जी, साबिक डिप्लोमेट, इस वक्त हमारे साथ थे, तो बता रहे हैं कि कोशिश दोनों ही मुल्कों की है और तमाम दूसरे ममालिक की भी है कि ये जो मौका है इसको न छोड़ा जाए और एक रास्ता यहां से बनना शुरू हो दोनों मुल्कों के दरमियान। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच तजारती कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। यूरोपीय कमीशन ने बताया कि अमेरिकी दरामद पर यूरोपीय यूनियन के टैक्स का निफाज जुलाई से शुरू हो जाएगा और इस नए दरामदी टैक्स का निफाज अमेरिका की जानिब से स्टील और फौलाद पर लगाए जाने वाले टैक्स के जवाब में किया गया है। यूरोपीय कमीशन के बयान में कहा गया कि यूरोपीय यूनियन के रुकने ममालिक ने टैरिफ के वसीतर निफाज की भरपूर हिमायत की और यह टैक्स अमेरिका की $33 बिलियन की इंपोर्ट पर आयत की जाएगी। कमीशन के मुताबिक टैक्स के निफाज के तरीकेकार पर जल्द राब्ताकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। Unis and solidaire. Europe is united and firm. We've worked in an extremely intensive manner in recent weeks to avoid the increase in tariffs, to allow for an evolution towards freer markets, but we are also prepared to react. उधर अमेरिका और चीन के बीच तजारती मोर्चे पर जारी कशीदगी के बीच चीन ने करीब $70 अरब के अमेरिकी मसनूआत खरीदने की पेशकश की है ताकि अमेरिका को दरामद टैक्स लगाने की धमकी छोड़ने के लिए राजी किया जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जराये के हवाले से कहा है कि चीन के आला माशी सलाहकार ली यूनिही ने बीजिंग में मुनक्किद मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी वक्त के सामने पेशकश की थी। इस स्कीम के तहत चीन सोयाबीन, नेचुरल गैस, कच्चा तेल और कोयला समेत कई अमेरिकी सामान खरीदेगा। हालांकि अमेरिकी महकमे तजारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका वजीर तजारत विल्बर रॉस और चीन के आला इक्तिसादी उमूर के अहदेदार ली यूही के बीच बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। यहां रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। ईरान हुकूमत की जानिब से यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफे के ऐलान पर अमेरिका ने सख्त इंतबाह दिया है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान हीथर नुएट ने कहा है कि वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने ईरान के बारे में अमेरिका की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें साफ लफ्जों में कहा गया है कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को किसी भी हालत में जौहरी हथियार बनाने से रोकेगा। हीथर नुएट ने कहा है कि अगर बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एजेंसी इसकी तस्दीक करती है तो फिर अमेरिका इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। आपको बता दें कि ईरान एटमी तवानाई के चीफ अली अकबर सालेही ने कहा है कि ईरान की यूरेनियम अफजूदगी का अमल 2015 में हुए ईरान जौहरी मुआहदे के तहत ही हो रहा है। What I can say that why Iran is not benefiting from the deal, no one should expect Iran to go to implement more voluntary measures. These are the preparatory works for a possible scenario if in an unfortunate situation the JCPOA fails, then Iran can restart its activities without any limits that's already being under the JCPOA. और ईरान पर दबाव बनाने के लिए इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू यूरोप के दौरे पर है। जर्मनी में वो जर्मनी के बाद फ्रांस पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रांसीसी सदर के साथ ईरानी जौहरी समझौते पर बातचीत की। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खित्ते में ईरान की जारहाना पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो फ्रांस से ईरान जौहरी समझौते से हटने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन खित्ते में ईरान की मुदाखलत पर फ्रांस ने अपना नजरिया बदलना चाहिए और जौहरी समझौते को खैरबात कह देना चाहिए। वहीं मैक्रो ने ईरानी मसले पर सभी लीडरों से जब्त बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें हालत इतने खराब नहीं करनी चाहिए कि जंग की नौबत आ जाए। I didn't ask France to withdraw from the JCPOA because I think the JCPOA is basically going to be dissolved.
by the weight of economic forces. But I think that there are two possibilities. Either Iran dismantles its nuclear activities unilaterally under this pressure, or there may be in the future negotiations for a better deal. Either one would be good if the result is that Iran doesn't have a nuclear weapon. My interest is not this or that agreement. My interest is to make sure that Iran doesn't have nuclear weapons. J'ai noté les déclarations de l'Iran. Maintenant, ces déclarations. मैं इस पर इत्तेफाक रखता हूं कि ईरानी जौहरी मुआहदा मुकम्मल नहीं है, लेकिन ये पहले से बेहतर है। इस्राएली खुफिया इदारे ने भी इसकी तस्दीक की है। मैं देख रहा हूं कि इस मसले पर मुमालिक के बीच कशीदगी बढ़ रही है। मैं तमाम लीडरों से अपील करता हूं कि वो कशीदगी को कम करने में मदद करें। और इस वक्त हमारे साथ मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती साहब फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे मजीद बात करेंगे इसी खबर पर। शौकत भारती साहब, इजराइल ने अपनी खास तौर से अगर हम बात करें ग्रुपिंग शुरू कर दी है, वो कोशिश कर रहा है कि ईरान के खिलाफ या ईरान की पॉलिसीज के खिलाफ या ईरान की कोशिश के खिलाफ कहीं ना कहीं एक लॉबिंग बनाए, लॉबिंग करे। कैसे देखते हैं? जी, ये तो लॉबिंग बहुत दिनों से कर रहे हैं, कोई आज नहीं। अब इस वक्त तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को तोड़ना चाह रहे हैं, पूरी तरीके से सबको अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। लेकिन जब इस मुआहदे के अंदर कोई एक ऐसी बात है नहीं, तो किस तरह से लोग इनके साथ खड़े होंगे? एक तरफ तो ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल दो कि किस तरह से ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर किस तरह से अटैक करेंगे, ये भी इनका एक काम चल रहा है। ठीक है जी। तो ये जो काम है इनका, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो रुका हुआ है, लेकिन दुनिया करे तो क्या करे, अमेरिका के साथ कैसे खड़े हो? IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के उस नाम्स को ईरान ने तोड़ा नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जिस इनरिचमेंट की बातचीत की है खामनाई साहब ने, वो भी इनरिचमेंट उस हद तक नहीं है कि जो IAEA के नाम्स को तोड़ रहा हूं जी। तो इसके मतलब ये है कि ये हर तरह से ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं जी। लेकिन क्या ईरान दबाव में आएगा? और बाकी जो आलमी ताकतें हैं जो इस मामले में जब्त करने की अभी खास तौर से हिदायत दे रही हैं या बात कर रही हैं, वो कहीं ईरान के खिलाफ तो नहीं हो जाएंगी आगे चल के? अभी तक तो ये एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से यूरोपियन कंपनीज के ऊपर ये बैन लगा रहे हैं, और हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कंट्रीज जो हैं वो टूट जाएं। ठीक है, क्योंकि क्या करें कि यूरोपियन कंट्रीज के जो खर्च हैं उसका 70% जो है वो जो बियर करता है वो अमेरिका बियर करता है। और वो अमेरिका के पीछे वो जो ज्यूज लॉबी, जो वहां का फेडरल बैंक वगैरह जी नहीं चाहता कि किसी तरह से ईरान को जो है इस इन्वेस्टमेंट करने दिया जाए किसी भी तरीके से। तो ये जो सब लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पूरी ताकत इसके अंदर लगी हुई है जी। शुक्रिया शौकत भारती साहब अपनी बात रखने के लिए जी सलाम पर। और इधर जॉर्डन में उमर रज़ाक को नया वजीर आजम बनाए जाने के बावजूद भी अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और लोग अब भी बढ़ती महंगाई और इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत नए टैक्स कानून के फैसले वापस ले। आपको बता दें कि यह कानून 2016 में जॉर्डन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच समझौते का एक हिस्सा है, जो बैन अक़वामी इदारे ने माशी इस्लाहात के तौर पर पेश किए थे। वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा कि वो लोगों की परेशानियों को समझते हैं, जल्दी कोई रास्ता निकाला जाएगा। हमारी मांग बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इनकम टैक्स कानून को वापस ले, क्योंकि ये आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। और इथोपिया ने अपने पड़ोसी मुल्क इरिट्रिया के साथ अमन समझौते पर अमल करने का फैसला किया। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से कशीदगी चल रही थी। इथोपिया हुकूमत ने इरिट्रिया के साथ अमन समझौते का ऐलान मुल्क में इमरजेंसी के खात्मे के एक दिन बाद किया है। वाज़ेह है कि इथोपिया में अबी अहमद के वजीर आजम बनने के बाद समाजी, सियासी और माशी इस्लाहात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मुल्क में अमन और अमान
कायम हो सके। आपको बता दें कि इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच सन 2000 में अमन समझौता किया गया था, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं किया गया। इथियोपियन हुकूमत का कहना है कि इरिट्रियाई हुकूमत भी सरहदी इलाकों में अमन कायम करने के लिए मुस्बत पहल करे। लीबिया की सरकारी फौज ने साहिली शहर दरना के एक बड़े हिस्से और बंदरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। जराये के मुताबिक लीबियाई फोर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फौज ने तवील लड़ाई के बाद शहर के 75% इलाके पर शिद्दत पसंदों के हाथों से आजाद इन्हें करा लिया। बयान में कहा गया है कि फौज और उनके हामी ग्रुप दरना में पिछले छिपे दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप जारी रखे हुए हैं। दरना शहर को दहशतगर्दों से पाक करने की मुहिम के दौरान सरकारी फौज को बागियों की खोदी गई सुरंगों के एक नेटवर्क का भी पता चला है। सरकारी अफवाज ने भारी असलाह, दाइश का प्रोपेगेंडा लिटरेचर और तंजीम के झंडों की बड़ी तादाद भी बरामद की है। वक्त हो चला एक और छोटे से वक्फे का। दुनिया की और भी खबरों के साथ हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। वस्ती अमेरिकी मुल्क ग्वाटेमाला के आतिशफशा फूगों को फटने से होने वाली हलाकतों की तादाद 75 तक पहुंच गई है और हंगामी आफतों में इमदादी सरगर्मियां जारी रखने वाले हुकूमती इदारे के सरबराह ने लापता अफराद की तादाद 193 बताई। आतिशफशा के लावे से तबाह होने वाले इलाकों में से जख्मियों और हलाक शुदगान की तलाश जारी और इस आतिशफशा से लावा मंगल को एक बार फिर निकलना शुरू हो गया है। आतिशफशा के करीब और जवार में 7 बस्तियों को खाली करा लिया गया है। सराय के मुताबिक ज्वालामुखी से निकली राख और धुआं करीब 8 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैल गया है। मकामी अफसरों का कहना है कि 44 साल बाद आतिशफशा प्यूगो में ऐसा धमाका देखा गया है। और शुमाली चीन के लियाओनिंग सूबे में हादसे के बाद कान में फंसे हुए 25 में से 23 कारकुनों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया है कारकुनान को। और हुक्काम ने बताया कि इस हादसे में कम से कम 11 कारकुन हलाक हुए जबकि 9 लोग जख्मी हुए हैं और 2 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस हादसे की वजह बारूदी मवाद का अचानक फटना बताया जा रहा है जो कान के अंदर धमाके के लिए ले जाया जा रहा था। 1 किलोमीटर गहराई में होने वाले इस धमाके में से कान मुनहदिम हो गई थी। वाज़ेह है कि चीन में कान हादसा आम बात है। यहाँ खराब सिक्योरिटी का रिकॉर्ड रहा है। और 14 जून को होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल अर्जेंटीना और इजराइल के दरमियान एक दोस्ताना मैच मंसूख कर दिया गया है। जराये के मुताबिक मैच की मंसूखी की वजह अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दी जाने वाली धमकियां बताई जा रही हैं। वो खासतौर से यरूशलेम में मुनक्किद मैच होना था लेकिन फिलिस्तीनियों के एहतजाज की वजह से ये मैच रद्द कर दिया गया। फिलिस्तीनी अवाम का कहना था कि मेसी इसराइल के साथ यरूशलेम में मैच खेलकर गलत पैगाम दे रहे हैं। फिलिस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन ने भी अर्जेंटीना को मैच मंसूख करने की अपील की थी। उनका कहना था कि अगर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इसराइल के साथ मैच खेलते हैं तो एहतजाज के तौर पर उनकी तस्वीरें और जर्सी को जलाया जाए। वहीं अर्जेंटीना में इसराइली सफारतखाने की जानिब से मैच के मंसूख किए जाने की तस्दीक कर दी गई है और मैच न होने पर अफसोस का इजहार किया गया है। But if you want to call it a victory, I think it's a victory for those who are abide, respect the mission of sport, ethics and values of sport. मिस अमेरिका बनने की ख्वाहिशमंद खवातीन को अब स्विम सूट मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना होगा। ये मुकाबला मुनक्किद कराने वाली द मिस अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन ने स्विम सूट मुकाबले को हटा दिया। इस साल 9 सितंबर को से शुरू होने वाले मुकाबले में ये तब्दीली अमल में आ जाएगी और तंजीम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब मुकाबले में खवातीन का रूप रंग नहीं बल्कि उनकी शख्सियत और जहनियत को परखा जाएगा। साबिक मिस अमेरिका और द मिस अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की चीफ ग्रेटशियन का लार्सन ने कहा कि इस मुकाबले में काफी कुछ तब्दील किया गया है। वाज़ेह है कि करीब 100 साल पहले शुरू हुए इस मुकाबले में यह बदलाव पिछले साल हुए ईमेल स्कैंडल के बाद किया गया है। We're doing this because of the young women who are growing up in a cultural environment where they say
but I too want to be able to speak my mind. I too want to be judged, if judged at all, on my intellect and my ability and my dreams and my goals. So that, if, you know, people have said, is it the Me Too movement? Partly, but it's more the cultural atmosphere that is at play now. और जर्मनी के अलेक्जेंडर गेस्टर समेत 3 खलाई साइंसदान ने सोयूज रॉकेट के साथ बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। खलाई मुसाफिरों के साथ पहली बार एक जदीद रोबोट भी रवाना हुआ है। कजाकिस्तान के बाइकोनूर लॉन्च स्टेशन से रूस के सोयूज रॉकेट ने एकदम सटीक उड़ान भरी। क्रू सदस्य जमीन से 400 किलोमीटर दूर खला में तैर रहे बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताएंगे। एलेक्स के नाम से मशहूर गेस्ट की ये दूसरी अंतरिक्ष यात्रा है और इस बार उनके साथ गेंद जैसा गोल रोबोट साइमन भी मौजूद है। साइमन बिना किसी सहारे के हवा में तैरना सीख चुका है। स्पेस स्टेशन में साइमन कैमरामैन का काम करेगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।